हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, घटना चक्र की सीरीज़ में हमारा एज ऑफ रोमांटिसिज्म चल रहा है, जिसमें कि 134 क्वेश्चन हो गया था और आज हम इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे हमारा 135 नंबर का क्वेश्चन है, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज़ गिवन बाई। जो टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी का, ये किसके द्वारा दिया गया है या किसके द्वारा यूज़ किया गया है, किसके द्वारा कॉइन किया गया है। आपसे यूज़ पूछे या गिवन पूछे या कॉइन पूछे तो आप सब में क्या लगाएंगे? जॉन कीट्स को लगाएंगे। ठीक है, जॉन कीट्स एक लेटर लिखते हैं 1817 में। 1817 में एक लेटर लिखते हैं अपने ब्रदर टॉम को। उसी में ये नेगेटिव कैपेबिलिटी वर्ड का या टर्म का यूज़ करते हैं। किसमें? एक लेटर में, जो कि टॉम को, अपने ब्रदर टॉम को देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जो है हमारे पीबी शैले, ये भी इन्हीं की कंटेम्पररी हैं, सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट हैं। इनका 1821 में डेथ होता है किड्स का, तो इनका हो जाता है 1822 में। और सेम ऐसे ही लाइफ जो है इनका भी रहता है। अर्ली एज में इनका भी डेथ होता है, बायरन का भी डेथ होता है, और पीबी शैली का भी 30 के अप्रॉक्स डेथ होता है। इनका भी, आपका जॉन कीट्स का भी 26 कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, उसी टाइम डेथ हो जाता है। और वर्ड्सवर्थ जो है आपके फर्स्ट जनरेशन के पोएट होते हैं। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया। जॉन कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी का यूज़ किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा 136 नंबर का क्वेश्चन है। 136 नंबर का क्वेश्चन है, टू मी द मीनेज फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डी फॉर टीयर्स। ये बोला जा रहा है इसमें, टू मी द मीनेज फ्लावर, मेरे लिए जो मीनेज फ्लावर है, तो सबसे तुच्छ फ्लावर है, वो भी क्या करता है? ब्लोज करता है। कैन गिव, वो भी क्या करता है? ब्लोज करता है, देता है। थॉट्स, विचार देता है। दैट डू ऑफन लाई, जो कि हमेशा झूठ बोलता है। डीप फियर फॉर टीयर्स। ठीक है, ये जो लिया गया है आपका, ये वर्ड्सवर्थ से लिया गया है। वर्ड्सवर्थ का एक ओड है दोस्तों, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड। क्या है? इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड। और उसका पूरा नाम जो है वो है आपका इंटीमेशन ऑफ द इमॉर्टलिटी ओड फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, देखते हैं बॉक्स में दिया है कि नहीं। हाँ, देखिए बॉक्स में दिया है दोस्तों, तो देख लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स में दिया है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का एक वर्क होता है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड, इतना आपको देता है। ठीक है, और इसमें जो है बात किया जाता है, वो वर्ड्सवर्थ जो बात करते हैं वो ह्यूमन के, जो ह्यूमन बीइंग है उसके अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बातें करते हैं, कि चाइल्डहुड में जो है मनुष्य वो कैसा होता है जब पैदा होता है, और मृत्यु तक की सारी बातें इसमें बताते हैं। ठीक है, और ये जो लिखते हैं वर्क वर्ड्सवर्थ, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया है वर्ड्सवर्थ का, तो नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। और ये जो लिखते हैं, ये जो वर्क को लिखते हैं इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड, ये दोस्तों 1802 के आसपास लिखते हैं, 1802 और 1805। और ये पब्लिश कब करते हैं? तो 1807 में इसको जो है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स करके है, उसमें इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, और ये 2 बार पब्लिश होता है। एक बार 1807 जो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स होता है उसमें होता है, और एक बार 1815 में होता है। 1815 में होता है। ठीक है, और ये पूरा नाम आप समझिए क्या है। तो आगे देख लेते हैं ऑप्शन में और क्या क्या दिया है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन दिए गए हैं। तो टेनिसन वही है दोस्तों जो कि इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखते हैं। इन मेमोरियम जो एक पास्टोरल एलिजी है, उसमें अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलम को वो डेडिकेट करते हैं। आर्थर हेनरी हेलम वही होते हैं जो कि टेनिसन की सिस्टर से इंगेजमेंट उनका हो चुका होता है। ये सोचे रहते हैं कि उन्हीं से शादी उनका करेंगे, अपनी सिस्टर का आर्थर हेनरी हेलम से ब्याह करेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि ये बातें जो है, ये शादी होने से पूर्व ही आर्थर हेनरी हेलम का जो है डेथ हो जाता है। उसी के वियोग में ये इन मेमोरियम को लिखते हैं।
और इसको एनोनिमसली पब्लिश करते हैं। इन मेमोरियम बहुत बड़ा वर्क है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, इसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। ब्रेक हो गया या फिर इन मेमोरियम हो गया, उसी के लिए टेनिसन को जाना जाता है। और जो इन मेमोरियम है इसको पहली बार 1850 में एनोनिमसली पब्लिश करते हैं, जब ये पोएट लॉरिएट होते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। 1850 में पोएट लॉरिएट भी होते हैं टेनिसन, और उसी टाइम पर इन मेमोरियम एनोनिमसली पब्लिश भी करते हैं। उसी टाइम वर्ड्सवर्थ का डेथ होता है। मेमोरियल वर्सेट मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा जाता है 1850 में। ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर लीजिएगा। 1850 एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं। इस टाइम वर्ड्सवर्थ का डेथ होता है। इस टाइम टेनिसन जो है इन मेमोरियम पब्लिश करते हैं। क्या पब्लिश करते हैं? इन मेमोरियम एनोनिमसली अपने दोस्त ऑर्थर हेनरी हेलम के लिए पब्लिश करते हैं। इन मेमोरियम भी आता है और वर्ड्सवर्थ का डेथ होता है। और इस टाइम पे टेनिसन शादी भी करते हैं, मैरी भी करते हैं। और उसके बाद इस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, इस टाइम पे पोएट लॉरिएट भी टेनिसन बनते हैं। ठीक है, लॉरिएट बनते हैं। ये सारी चीज़ें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा दोस्तों। 1850 का इम्पोर्टेंट जो इवेंट हुआ है सब याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। किड्स के बारे में अभी आपको बताए हैं, शैली के बारे में भी बताए हैं, तो आगे चलते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। इंग्लिश एसेइस्ट का प्रिंस किसको बोला जाता है? तो इंग्लिश एसेइस्ट का जो प्रिंस बोला जाता है वो चार्ल्स लैम्ब को बोला जाता है। और आपसे अगर पूछ दे कि एसेइस्ट कौन है, इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, आपसे अगर पूछा जाए फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कौन है, तो आप किसको लगाएंगे? फ्रांसिस बेकन को लगाएंगे। ठीक है, फ्रांसिस बेकन को इंग्लिश एसेज का नाम पूछा जाए। और प्रिंस पूछा जाए तो किसको लगाएंगे? लैम्ब को लगाएंगे, चार्ल्स लैम्ब को। और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ एसेज किसको बोला जाता है, 3 टर्म है इसमें, आप ध्यान दीजिएगा, 3 बातें इसमें ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रिंस पूछा जाए तो आप लैम्ब को लगाएंगे। ठीक है, और आपसे इंग्लिश एसेइस्ट पूछा जाए तो आप बेकन को लगाएंगे। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज तो आप बेकन को लगाएंगे। उसके बाद आपसे फादर ऑफ एसेज पूछा जाए तो आप किसको लगाएंगे? मोंटेग्ने को। मोंटेग्ने जो कि एक फ्रांस के एक एसेइस्ट थे, उनका नाम होता है मोंटेग्ने, जो कि जिनसे कि बेकन भी इंस्पायर होते हैं। बेकन जो है इंस्पायर होते हैं, उनको बोला जाता है फादर ऑफ एसेज बोला जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज बेकन को बोला जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट वो लैम्ब को बोला जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, और ये जो बोला गया है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, वो जो है लैम्ब को किसने बोला है? तो वो बोले हैं आपके ईवी लुकस जो है ये इस बात को बोलते हैं कि चार्ल्स लैम्ब जो है प्रिंस है इंग्लिश एसेइस्ट के। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रांसिस बेकन समझ में आ गया? फ्रांसिस बेकन जो कि इंग्लिश एसेइस्ट बोला जाता है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज बोला जाता है। इनका दोस्तों जो एसेज का कलेक्शन है 3 बार में पब्लिश होता है। एक 1597 में आता है जिसमें कि 10 एसेज रहते हैं, 10 एसेज रहते हैं। और दूसरा जो दोस्तों आता है, पहला 97 में आता है, दूसरा कब आता है? 1612 में आता है। इसमें कितने एसेज होते हैं? 38 एसेज होते हैं। ठीक है, और तीसरा कब आता है? तो ये आता है आपका 1625 में, मृत्यु की 1 साल पहले 1625 में आता है, जिसमें कि 58 एसेज होता है। समझ में आ गया? 3 बार पब्लिश होता है, एक बार 97 में, दूसरे बार में 12 में, तीसरे बार में 25 में। जबकि 25 में किसका डेथ होता है? जेम्स फर्स्ट जो कि 1603 में एलिजाबेथ के बाद गद्दी पे आते हैं। 25 में उनका डेथ होता है। उसी टाइम पर इनका तीसरा वाला जो एसेज का कलेक्शन है वो पब्लिश होता है, किसका? बेकन का। और 12 में दूसरा वाला आता है, 97 में पहला वाला आता है। पहले वाले में 10 एसेज, दूसरे वाले में 38 एसेज, तीसरे वाले में 58 एसेज। समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं। आगे है आपका जोसेफ एडिसन भी है। जोसेफ एडिसन भी आपके एसेइस्ट रह चुके हैं, को फाउंडर भी रह चुके हैं। को फाउंडर किसके रह चुके हैं? जोसेफ एडिसन। तो स्पेक्टेटर जो है उसके भी को फाउंडर रह चुके हैं रिचर्ड स्टील के द्वारा। ठीक है, रिचर्ड स्टील के साथ ये को फाउंडर भी रह चुके हैं। कौन? जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील के द्वारा स्पेक्टेटर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन आपका 138 नंबर का क्वेश्चन है, द पोइट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल रिवोल्ट अगेंस्ट। दोस्तों एक बात आपसे कहना था, इसके पहले हम बताए थे आपको घटना चक्र की सीरीज में ही 120 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें हम मिस्टेक कर दिए हैं। उसमें ऑप्शन भी एक्चुअली थोड़ा सा जो दिया था हम उसी को कंसीडर किए हैं, तो उसका आप करेक्ट आंसर बना लीजिएगा। 120 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा गया था रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म किस एज का, रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म किस एज का जो है मेन फीचर है। तो आप उसका ऑप्शन जो है हम आपको एलिजाबेथन बताए थे, जबकि उसका करेक्ट आंसर होगा आपका रोमांटिक एज होगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं दोस्तों, आप उसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। एरर हो गया है हमसे, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया था तो हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए। आइडियलिज्म देख करके हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, उसमें रोमांटिसिज्म के साथ आइडियलिज्म भी जोड़ दिया था, जबकि आइडियलिज्म भी इसी का थीम होना चाहिए, रोमांटिक एज का ही। तो आप उसको बना लीजिएगा 120 नंबर का। ठीक है, आगे देखते हैं 138 नंबर का क्वेश्चन है, द पोइट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज रिवोल्ट अगेंस्ट। जो पोइट्री है रोमांटिक रिवाइवल की, वो रिवोल्ट है। किसके अगेंस्ट में रिवोल्ट आता है? वो बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स एंड पोएटिक डिक्शन। इसको आप समझिएगा थोड़ा सा कि जो पोइट्री है रोमांटिक एज की, जो पोइट्री है रोमांटिक एज की, वो रिवाइवल होती है, पुनर्जागरण होती है। किसके विरोध में भाई आती है? वो रोमांटिसिज्म जो है वो किसके विरोध में आता है? वो आता है जो क्लासिकल रूल्स होता है, जो पोइटिक डिक्शन होता है। यानी जो राइटर्स होते हैं रोमांटिक एज के पहले के, वो क्या करते हैं दोस्तों कि वो पुराने जो क्लासिकल रूल्स होते हैं, सारी चीज़ों को फॉलो करना, डिक्शन को फॉलो करना, राइम मीटर, ये सारी चीज़ों को फॉलो करना। लेकिन जब रोमांटिक एज आता है दोस्तों, तो उस टाइम पे क्या करते हैं राइटर्स जो हैं, बॉन्डेज को, सारे रूल्स को तोड़ देते हैं, सारे डिक्शन को, जो वर्ड्सवर्थ बोले हैं ना, वर्ड्सवर्थ बोलते हैं इस बात को कि कॉमन लैंग्वेज फॉर कॉमन पीपल, यानी कॉमन लैंग्वेज को, रस्टिश लाइफ को रस्टिश लैंग्वेज में पोएट्री को लिखते हैं। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो क्लासिकल रूल्स होते हैं, जो पोइटिक डिक्शन होती है, उन सब को क्या करते हैं, उन सब के विरोध में इन सब के बेड़ियों को तोड़ देते हैं। और किसको लाते हैं ये लोग? रोमांटिक रिवाइवल को लाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं? इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, इन सब को इग्नोर कर देते हैं और लाते हैं किसको? ये रोमांटिक रिवाइवल को लाते हैं। ठीक है, ये सब जो बॉन्डेज होता है क्लासिकल रूल्स का या फिर डिक्शन का, इन सबको त्याग देते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है 139 नंबर का क्वेश्चन है, लूसी पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिफर्स टू। यानी जो लूसी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो रिफर्स करता है, किसको करता है? तो अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ। यानी कि जो लूसी पोएम है दोस्तों, वो अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स, 5 पोएम का जो है वो ग्रुप है। लूसी पोएम जो है दोस्तों ना, वो 5 पोएम का एक कलेक्शन होता है, जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा रहता है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो 4 पोएम होते हैं, जो 4 पोएम्स होते हैं, वो कब लिखे जाते हैं? वो लिखे जाते हैं आपके 1798 से लेकर के 99 तक, 99 तक इतने में ही जो 4 पोएम है वो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन लास्ट वन जो है 5th नंबर का जो पोएम होता है, वो कब कंप्लीट होता है? तो वो होता है आपका 1801 में। 1801 में जो है लास्ट वाला पोएम जो है कंप्लीट होता है। समझ में आ गया? अब ये पांचों का पांचों एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा पोएम है। तो पहला वाला जो आप देखेंगे वो है आपका स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन। ठीक है, कौन सा है? स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, ये पहला वाला है। और दूसरा नंबर का क्या है? तो दूसरा नंबर का है आपका सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज। क्या है? सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज। और तीसरे नंबर का क्या है? आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन, तीसरे नंबर का है। चौथे नंबर का है आपका 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सॉबर, 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सॉबर। 5th नंबर का है आपका स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सीड, ये होता है आपका 5th नंबर का।
समझ में आ गया आपको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये 5 लूसी पोएम का कलेक्शन होता है। और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो आगे है क्वेश्चन आपका 140 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉडविन। इसमें बोला जा रहा है कि गॉडविन जो है, विलियम गॉडविन जो है, वो जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉडविन। गॉडविन से जो है कौन से राइटर हैं जो कि इन्फ्लुएंस हुए थे। तो वो हैं आपके पी.बी. शैले, पर्सी शैले जो होते हैं दोस्तों, वो उनके जो ससुर होते हैं वो कौन होते हैं, गॉडविन। लेकिन ये बाद में होते हैं, पहले शैले जो है इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। किससे, गॉडविन से जो है शैले जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। उसके बाद शैले क्या करते हैं, इनके घर पे जाते हैं। शैली का एक वर्क आता है दोस्तों, शैली का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक वर्क आता है, किसका, शैली का नहीं, गॉडविन का। विलियम गॉडविन जो हैं एक फिलोसफर होते हैं, पॉलिटिशियन भी होते हैं। इनका एक वर्क आता है जिसकी वजह से कि शैली जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं गॉडविन से, ठीक है। इनसे जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसके बाद गॉडविन से मिलते हैं पी.बी. शैले, और उसी टाइम पर इनकी जो बेटी रहती है मैरी गॉडविन, उन्हीं के प्यार में ये पड़ते हैं, ठीक है। पी.बी. शैले उन्हीं के प्यार में पड़ते हैं। इनकी बेटी कौन रहती है, मैरी गॉडविन या मैरी शैली, बाद में शैली हो जाती है, पहले मैरी गॉडविन होती हैं। और इनकी जो माँ रहती हैं उनका क्या नाम रहता है, तो उनका नाम रहता है मैरी वुलसनक्राफ्ट। क्या होता है नाम, मैरी वुलसनक्राफ्ट। वो जो रहती है मैरी वुलसनक्राफ्ट, वो एक फेमिनिस्ट ऑथर होती हैं, जिनका कि एक इम्पॉर्टेंट वर्क है दोस्तों, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। क्या है, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। वो जो है उनके द्वारा लिखा रहता है, किसके द्वारा, गॉडविन की पत्नी और मैरी शैली की माँ के द्वारा। समझ में आ गया इतना आपको कनेक्शन। पहली बात कि ये जो पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो शैली होते हैं गॉडविन से, पॉलिटिकली या फिर एज अ पोएट इन्फ्लुएंस होते हैं शैली होते हैं। और रिलेशन जो है इन लोगों के बीच में आप देख लीजिएगा, ये जो है वो क्या है, ये दामाद हैं, दामाद, ठीक है। किसके दामाद हैं, गॉडविन के, ठीक है। इनकी जो वाइफ है वो कौन है, मैरी है, मैरी इनकी वाइफ और इनकी बेटी, ठीक है, इनकी बेटी होती हैं गॉडविन की। और गॉडविन की जो पत्नी होती हैं उनका नाम क्या रहता है, गॉडविन की जो पत्नी होती हैं उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है मैरी वुलसनक्राफ्ट, मैरी वुलसनक्राफ्ट। और इन्हीं का एक वर्क होता है मैरी वुलसनक्राफ्ट का, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये एक फेमिनिस्ट ऑथर होती हैं। इतना समझ में आ गया आपको। तो आगे चलते हैं, देख लीजिएगा। और शेक्सपियर के बारे में बहुत बता चुके हैं आपको, टेनिसन के बारे में भी कुछ देर पहले बताएं, तो इधर अब चर्चा नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। लेकिन एक चीज़ आप देख लीजिएगा, शैली का जो है 1813 में कौन सा वर्क आता है इनका, शैली का एक 1813 में आने वाला एक वर्क है, वो कौन सा है, क्वीन मैब। कौन सा है वर्क इनका, क्वीन मैब, जो कि 1813 में आता है। और उसके बाद जो है ये पुनः फिर पब्लिश होता है, कब पब्लिश होता है, ये 1816 में पब्लिश होता है दोबारा, ठीक है। मेजर वर्क में ये माना जाता है। आगे चलते हैं, आगे जो है इनका दोस्तों ये है आपका 141 नंबर का क्वेश्चन है, विद दिस की यानी सोनेट है, शेक्सपियरियन अनलॉक हिज हर्ट, द वर्ड्स आर फ्रॉम। अब इसमें बोल रहा है विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हर्ट। ये जो है एक सोनेट है, ये जो है दोस्तों यह एक सोनेट है। और ये लिखा किसके द्वारा जाता है ये सोनेट, तो ये लिखा जाता है आपका वर्ड्सवर्थ के द्वारा। वर्ड्सवर्थ एक सोनेट लिखते हैं, उसका नाम क्या होता है, डू नॉट क्रिटिसाइज द क्रिटिक्स, ऐसे करके वर्क होता है वर्ड्सवर्थ का।
जिसमें कि इस बात को बोलते हैं कि शेक्सपियर विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट। इस शब्द का इस लाइन का जो है प्रयोग किया गया है, एक सोनेट है। किसके द्वारा लिखा गया है? वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आंसर समझ में आ गया आपको? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। स्कोर नॉट द सोनेट, स्कोर नॉट द सोनेट, क्रिटिक्स, ऐसे करके ये लाइन है पूरा पूरा। अभी से हमको ध्यान आया दोस्तों, स्कोर नॉट द सोनेट, क्रिटिक्स, ऐसे करके है। ठीक है, ये एक सोनेट है, शेक्सपियर के ऊपर लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका 142 नंबर का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों एक बार, ऑप्शन में क्या क्या दिया था। हाँ, ऑप्शन देख लीजिए। कोलरिज है, तो कोलरिज वही है दोस्तों, एसटी कोलरिज, जो कि रॉबर्ट साउथे की जो फियांसी की जो सिस्टर होती हैं। रॉबर्ट साउथे जानते हैं ना, जिनको कि लेक पोएट में रखा जाता है, रॉबर्ट साउथे को भी वर्ड्सवर्थ के साथ में। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, साउथे, ये लेक पोएट है ना, तो उसी में जो साउथे होते हैं उन्हीं के फियांसी की सिस्टर, साउदी की जो फियांसी की सिस्टर होती हैं, यानी इनकी जो साली होती हैं, होने वाली साली जो होती हैं, उन्हीं से इनकी जो शादी है वो होती है। ठीक है, किसकी? एसटी कोलरिज की। ठीक है, और इनका नाम क्या रहता है? सरा फ्रिकर। क्या नाम होता है? सरा फ्रिकर, उन्हीं से शादी होता है। ये एक फैक्ट जान लिए आप। आगे देख लेते हैं, बायरन को भी देख लेते हैं। तो जो बायरन है ना, बायरन का वर्क जो है जॉन डुआन करके है। डॉन उआन पढ़ी या फिर डॉन जुआन पढ़ी है। ठीक है, एक सेटार होता है डॉन उआन या डॉन जुआन। और इनका चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज करके भी इनका वर्क है। चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, जो कि ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, हेरोल्ड पिलग्रिमेज। ठीक है, स्पेस नहीं है, नहीं लिख पा रहे हैं। और हैज़लिट को भी देख लीजिएगा कि हैज़लिट कौन है। तो हैज़लिट वही हैं, हैज़लिट भैया वही हैं जो कि राउंड टेबल लिखते हैं, राउंड टेबल। ठीक है, और क्या लिखते हैं? टेबल टॉक, टेबल टॉक, टेबल टॉक। और प्लेन स्पीकर, प्लेन स्पीकर, ये कौन लिखते हैं? ये हैज़लिट, ये सबका सब हैज़लिट लिखते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे 142 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बाय शैली। शैली के द्वारा कौन सा प्लेज लिखा गया है? तो शैली के द्वारा जो प्लेज लिखा गया दोस्तों, वो लिखा गया सेंसी। सेंसी जो है एक 5 एक्ट का प्ले है, जो कि शैली के द्वारा लिखा गया है। कितने एक्ट का होता है दोस्तों? 5 एक्ट का। 5 एक्ट, ये एक वर्स ड्रामा होता है। ठीक है, क्या होता है? वर्स ड्रामा, जो कि ब्लैंक वर्स में होता है। किस में होता है दोस्तों? ब्लैंक वर्स में। सेंसी 5 एक्ट करके आता है, सेंसी 5 एक्ट, ऐसे इसका फुल नाम में ही इसके नाम में ही 5 एक्ट ऐड कर दिया जाता है। ये एक ट्रेजिडी होता है, और ट्रेजिडी होता है। क्या क्या होता है इसके बारे में फिर से देख लीजिएगा। सेंसी क्या है आपका? पहली बात कि 5 एक्ट में है, 5 एक्ट में है, वर्स ड्रामा है, वर्स ड्रामा। और ये क्या है? ट्रेजिडी है। ठीक है, समझ में आ गया। और क्या है? वर्स ड्रामा ब्लैंक वर्स में है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप। और ये पब्लिश कब होता है? 1819। कब? जबकि किड्स का बहुत ज़्यादा वर्क आता है, उसी टाइम पे शैली का ये सेंसी भी आता है, ट्रेजिडी जो है। और ये बॉर्डरस क्या है? तो बॉर्डरस जो है वो दोस्तों लिखा गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, एक ट्रेजिडी होता है। ये भी आपका 5 एक्ट का एक ट्रेजिडी होता है, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में सेट होता है। और किसके रीजन में, किसके राज्य की बातें इसमें की जाती हैं, किस किंग के बारे में बात की जाती हैं? तो हेनरी थर्ड के राज्य की बातें की जाती हैं। और ये जो सेट होता है दोस्तों कहाँ होता है? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में। एक ट्रेजिडी होता है, बॉर्डरर्स। ठीक है, बॉर्डर्स। तो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कौन कौन है। हाउस ऑफ स्पेन। हाउस ऑफ स्पेन जो है दोस्तों, ये भी एक ट्रेजिडी होती है। किसके द्वारा लिखी होती है हाउस ऑफ स्पेन? तो ये जो लिखा रहता है आपका वाल्टर स्कॉट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? वाल्टर स्कॉट।
और आगे देख लेते हैं। आगे है आपका मैनफ्रेड। मैनफ्रेड क्या है दोस्तों? तो मैनफ्रेड भी एक वर्क है जो कि बायरन के द्वारा लिखा गया। अभी बायरन के बारे में आपको बताया है ना, बायरन वही जो चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज लिखे हैं, डॉन जुआन लिखे हैं, वही है मैनफ्रेड लिखा गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंसी, अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट। और ये है आपका वर्स्ट ड्रामा, ब्लैंक वर्स में है। आगे चलते हैं। आगे 143 नंबर का क्वेश्चन है, चार्ल्स लैम्ब एडॉप्टेड द नेम इलिया विच वाज दैट ऑफ। अब ये पूछा जा रहा है कि जो चार्ल्स लैम्ब है वो जो है एक पेन नेम अपना एक नेम या फिर पेन नेम बोलिए, एक इलिया लाते हैं। चार्ल्स लैम्ब जो है इलिया नाम से अपने वर्क को या फिर पेन नेम अपना यूज़ करते हैं इलिया नाम से। वो पूछा जा रहा है कि वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो वो लिया गया है एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। एक इटालियन एक क्लर्क होता है, एक साउथ सी हाउस एक कंपनी होती है, उसमें जो है चार्ल्स लैम्ब जो है काम करते हैं। उसी में एक क्लर्क होता है जिसका कि नाम का एक टाइटल होता है, नाम के उसके टाइटल में होता है इलिया। वहीं से इस पेन नेम को एडॉप्ट करते हैं। कौन? चार्ल्स लैम्ब। समझ में आ गया? चार्ल्स लैम्ब जॉब करते हैं, उसी में एक इटालियन क्लर्क होता है, साउथ सी हाउस एक जगह पे जॉब करते हैं कंपनी में, उसी में एक क्लर्क होता है जिसके नाम का आखिरी टाइटल होता है इलिया, उसी को उठा लेते हैं। ठीक है, और ये भी पूछता है, ये चार्ल्स लैम्ब का तो समझ में आ गया आपको, चार्ल्स लैम्ब का ये इलिया होता है। और पूछता है बोझ किसका नाम? बोझ, बोझ किसका पेन नेम है? तो ये है आपका किसका है? चार्ल्स डिकेंस का है। चार्ल्स लैम्ब ये हो गए, और चार्ल्स डिकेंस वो हैं दोस्तों विक्टोरियन एज के। याद आया आपको? चार्ल्स डिकेंस पिकविक पेपर, और आपका जो लिखे हैं क्या नाम है, पिकविक पेपर हो गया, और डेविड कॉपरफील्ड लिखे हैं, डेविड कॉपरफील्ड लिखे हैं। ये सब सारा जो वर्क है सब किसका है? इनका है, चार्ल्स डिकेंस का। वही टाइटल को यूज़ करते हैं बोझ को, और इलिया को कौन करते हैं? चार्ल्स लैम्ब करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? आगे चलते हैं। बहुत घबराना नहीं है, आप आराम आराम से चीज़ों को पढ़ते चलिए। घबराना नहीं है कि ये सारा क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ऊपर से जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप समझते चलिए, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी श्योर। आप लेक्चर को एक बार पूरा कंप्लीट देखिएगा, याद हो जाएगा। Who has been regarded as prince among the English essayist। अभी हम आपसे बोले हैं कि प्रिंस का नाम अगर आता है तो आप किसको लगाएंगे प्रिंस के नाम में? तो प्रिंस के नाम में आप लगाएंगे लैम्ब को। किसको लगाएंगे? लैम्ब को। अगर आपसे फादर ऑफ इंग्लिश एसेस पूछा जाए तो किसको लगाएंगे? बेकन को। अगर आपसे फादर ऑफ एसेस पूछा जाए तो किसको लगाएंगे? मोंटेग्ने को लगाएंगे। समझ में आ गया? फिलहाल हमसे लैम्ब का पूछा है तो हम किसको प्रिंस का पूछा है तो किसको लगाएंगे? लैम्ब को। और ये बोला किसने है इनको, चार्ल्स लैम्ब को? तो इनको बोले हैं जो वो बोले हैं ईवी लुकस। ईवी लुकस जो है इस बात को बोलते हैं। ठीक है, इनका समझ में आ गया? फादर ऑफ इंग्लिश एसेज समझ में आ गया? फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसको बताता है? बेकन को। बेकन को अभी हम आपको बताएं, बेकन का जो है 3 वर्क जो पब्लिश हुआ है, कलेक्शन हुआ है, एसेज का पब्लिश हुआ है। कब कब हुआ है? एक तो हुआ है इनका कब हुआ है दोस्तों? 3 बार इनका पब्लिश होता है। पहले बार में जो है 10 ठो पब्लिश होता है। पहले बार में कितना होता है दोस्तों? 10 जो इनका एसेज है, 10 एसेज का जो कलेक्शन है वो पहली बार में पब्लिश होता है। 1597 में 10 एसेज होता है, और 1612 में 38 एसेज होता है, और 1625 में कितना एसेज होता है? 58 एसेज होता है। समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या दिया है ऑप्शन में। आगे ऑप्शन में दिए हैं आपके लैम्ब हो गए, ये लिंडे कौन है नहीं पता है, और हक्सले हैं, ये भी एक राइटर हैं। हक्सले का एक वर्क जो है बहुत फेमस है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है एक नॉवेल होता है एल्डस हक्सले का। किसका होता है दोस्तों? एल्डस हक्सले का। बहुत फेमस वर्क होता है। ठीक है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। आगे चलते हैं, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। द एलिजी एडोनाइस हैज़ बीन रिटन अ मॉर्न द डेथ ऑफ। अब ये पूछा जा रहा है कि जो एलिजी है वो किसके डेथ के मॉर्न में, किसके डेथ के दुख में लिखा गया है? तो वो लिखा गया है आपका जॉन कीट्स के। जॉन कीट्स का डेथ जब 1821 में, जब
रोम में, इटली के रोम में जब इनका डेथ होता है 1821 में, उसी टाइम जो है शैली जो है दुख से व्याकुल हो जाते हैं। उसी टाइम पर इनको ये डेडिकेट करते हैं एडोनाइस, उनके लिए ये लिखते हैं एक पास्टोरल एलिजी। ठीक है, कब लिखते हैं? 1821 में, डेथ के तुरंत बाद। और 1821 में लिख देते हैं और 1822 में जो है इनका भी डेथ हो जाता है। किसका? पीबी शैली का। समझ में आ रहा है दोस्तों इतना सब? तो समझ में आ गया, आगे चलते हैं। इसका बॉक्स भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बॉक्स में क्या दिया गया है? बॉक्स में दिया गया है यही चीज़ हो गया मॉर्न पे। इसमें दिया पीबी शैली एंड जॉन कीट्स वर क्लोज फ्रेंड। ये दोनों लोग क्लोज फ्रेंड होते हैं। ये शैली जो है ना, शैली ये पीसा में रहते हैं उस टाइम पे। पीसा में इनका बहुत सारा वर्क कंप्लीट हुआ है। किसका? पीबी शैली का। उस टाइम पे ये बोलते हैं दोस्त, इनको ट्यूबर क्लासेस होता है तो ये बोलते हैं दोस्त हमारे यहाँ आ जाओ। लेटर लिखते हैं शैली कीट्स को, क्योंकि दोनों लोग क्लोज फ्रेंड होते हैं। द डेथ ऑफ जॉन कीट्स डीपली इन्फ्लुएंस्ड कीट्स शैली बिकॉज कीट्स डाइड इन वेरी अर्ली एज। इससे बहुत ज़्यादा ये क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस होते हैं, डीपली इन्फ्लुएंस होते हैं। कौन? शैली। क्योंकि जो कीट्स है ना, उनका जो है 26 ईयर्स में ही डेथ हो जाता है। उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। हिज ट्रेजेडी प्रोम्प्टेड शैली रिटन एन एलिजी एडोनाइस द मेमोरी ऑफ किड्स। ये इसी से इन्फ्लुएंस होकर के इस वर्क को लिखते हैं। किसको लिखते हैं दोस्तों? एडोनाइस को। कौन लिखते हैं? पीबी शैली। अब पीबी शैली का जन्म कब होता है? 92 में होता है। 4 अगस्त 1792 में होता है। ये होर्सम इंग्लैंड फैमिली जो है एलिजाबेथ पिलफोर्ड होते हैं, और इनके फादर जो होते हैं तिमोथी शैली होते हैं। विग पार्लियामेंट, ये पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए होते हैं। इनके फादर जो होते हैं बहुत पैसे वाले होते हैं इनके फादर। ठीक है, और शैली जो है 1820 में प्रोमीथियस अनबाउंड लिख करके बहुत ज़्यादा बड़ा काम करते हैं। ठीक है, और चलिए इतना हो गया, समझ में आ गया आपको? एडोनाइस से जुड़ा हुआ है, सब समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या है। आगे का क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा 146 नंबर का है। हु रोट द लॉन्ग पोएम रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। अब इसमें बोला जा रहा है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो है वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका शैली के द्वारा। इस्लाम से हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि इसमें कितने कैंटोस हैं? हम 2 हमारे दर्जन, यानी 12। कितने हैं दोस्तों? 12 कैंटोस के हैं इस्लाम से। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसके द्वारा लिखा गया है? पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है। और इसका ओरिजिनल टाइटल जो है वो है लियोन एंड सिथना। क्या है? लियोन एंड सिथना। 1817 में ये वर्क आता है। 1817 में आता है। ठीक है, और ब्राउनिंग कौन है? ब्राउनिंग को देख लेते हैं। ये हो गए। ब्राउनिंग कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग। वही माई लास्ट डचेज, लास्ट राइड टुगेदर, ये सब वर्क जो लिखे हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग से इनका नाम बहुत ज़्यादा जुड़ा जाता है। टेनिसन के बारे में अभी बताए हैं, कॉलरिज के बारे में अभी बताए हैं, तो नहीं बताएंगे, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 12 कैंटोस दिया नहीं, यहाँ पे 12 कैंटोस दिया है आपको, 12 कैंटोस। ठीक है, ईटन कॉलेज में जाते हैं। हु रोट द पोएम इंडीमियन। अब ये पूछता रहा कि इंडीमियन किसके द्वारा लिखा गया है। इंडीमियन को तो नहीं भूलना है दोस्तों, खास करके किड्स के लिए। अगर किड्स के बारे में जानना है तो किड्स की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानना है आपको, तो इंडीमियन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडीमियन इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ये बदलाव लाया था। इंडीमियन जो है दोस्तों, कहा जाता है कि इंडीमियन ही इनका जो है जान ले लिया। क्या? कौन सा ले लिया? इंडीमियन। इसी वर्क के पब्लिश करने के वजह से ही इनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। ब्लैकवुड मैगजीन में क्वार्टरली रिव्यू में, ब्लैकवुड करके है और क्वार्टरली, इन दोनों में इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि अंत में इनके हेल्थ पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। और क्रिटिक्स बोलते हैं कि इंडीमियन ही इनका जान ले लिया। इंडीमियन को क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिक्स ने ही इनको मार डाला, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और इसके लिए किड्स खुद लिखते हैं। किड्स अपने पोएम इंडीमियन के लिए खुद लिखते हैं। इंडीमियन नॉट डिड एकम्प्लिश्ड बट ओनली एज अ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू सजेस्ट द अंडरलाइन ब्यूटी ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी। किसके द्वारा बोला जाता है? किड्स के द्वारा बोला जाता है। और इसको बहुत ज़्यादा सेवरली क्रिटिसाइज किया जाता है ब्लैकवुड और किसमें? ब्लैकवुड में और क्वार्टरली रिव्यू में। ठीक है, पीबी शैली वही क्वीन मैप जो लिखे हैं, क्वीन मैप 9 कैंटोज में।
9 कैंटोज में पीबी शैली लिखे हैं क्वीन मैब। ठीक है, आंसर समझ में आ गया आपको? कीट्स सही है। इंडियन अदर भी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे शैली हो गए, शैली का एक वर्क है क्वीन मैब जो 9 कैंटोज में है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं वर्ड्सवर्थ को भी आप जानते हैं। वर्ड्सवर्थ जो है वर्ड्सवर्थ को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है बहुत भयंकर। अब क्रिटिक्स के बारे में बात थोड़ा तो देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लॉस्ट रीडर में। किसमें? ब्राउनिंग के द्वारा लॉस्ट लीडर में जो ब्राउनिंग है ना वो क्या बोलते हैं, जस्ट इसमें क्या बोलते हैं कि कौन बोलते हैं? ब्राउनिंग बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वर्ड्सवर्थ को बोलते हैं। किस में बोलते हैं? लॉस्ट लीडर में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्सवर्थ है ना, ये क्या करते हैं, लॉरेट सीट को 1843 जो कि इनका कितना एज हो जाता है सोचिए, 1770 में इनका जन्म होता है और 1843 में जाकर के ये पोएट लॉरिएट सीप एक्सेप्ट करते हैं। उसी पर रॉबर्ट ब्राउनिंग लॉस्ट लीडर करके एक वर्क निकालते हैं, उसमें इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्या बोल करके क्रिटिसाइज़ करते हैं? जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, यानी चांदी के चम्मच के लिए जो है हमको ये छोड़ दिए। किसके लिए बुलाता है? वर्ड्सवर्थ के लिए बुलाता है। कीट्स को किया ही गया इंडियन के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है 148 नंबर का क्वेश्चन है, हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक। अब कौन बोलते हैं कि जो कीट्स हैं वो क्या हैं? ग्रीक हैं, यानी ग्रीक से जुड़ी हुई। आप देखेंगे ग्रेसियन अर्न देखिए ना, उसमें भी ग्रीक का जो है एक अर्न होता है, उसी के बारे में बात किए हैं। यानी ग्रीक जो है इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जो क्लासिकल चीज़ें हैं ये कीट्स को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसी वजह से इनको शैली जो है क्या बोलते हैं? कीट्स वाज अ ग्रीक बोलते हैं। किसके द्वारा बोला गया है? शैली के द्वारा बोला गया है। शैली के नज़र में ये ग्रीक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 149 नंबर का क्वेश्चन है, हु रोड द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम प्रिल्यूड। तो इसको कौन नहीं जानता होगा? ये लिखे हैं वर्ड्सवर्थ लिखे हैं। क्या लिखे हैं? प्रिल्यूड, जो कि कितने बुक में है दोस्तों? 14 बुक्स में है। ठीक है, कितने बुक्स में है दोस्तों? 14 बुक्स में है। ठीक है, और उसके बाद आप अदर ऑप्शन भी देख लीजिएगा। अदर ऑप्शन क्या दिया है? तो अदर ऑप्शन है आपका अर्नोल्ड हो गए, तो अर्नोल्ड को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अर्नोल्ड वही हैं जिनका कि जन्म 1822 में लेलेहम में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? एक बार पूरा देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया वर्ड्सवर्थ। इनका जो जन्म है 1822 में लेलेहम में होता है, लेलेहम में होता है। ठीक है, और इनका डेथ कब होता है? तो 1888 में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, याद हो जाएगा आपको। 1822 और 1888 में। और ये इनका डेथ कहाँ होता है? लिवरपूल में होता है। ठीक है, हार्ट फेलियर की वजह से इनका जो है डेथ हो जाता है। किसका? मैथ्यू अर्नोल्ड का। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला वाला ऑप्शन 150 नंबर का क्वेश्चन जो है, वर्ड्सवर्थ वाज अ। ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ जो है वो क्या रहे हैं? तो रोमांटिक पोएट रहे हैं। वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक पोएट रहे हैं। और इनका जन्म कब होता है? तो जन्म इनका 1770 में होता है। ठीक है, और मृत्यु होती है 1850 में। और 1850 में बहुत सारी चीज़ें हुई है। एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देते हैं 1850 में क्या क्या हुआ था। तो 1850 में इनका डेथ हुआ था। पहली बात, 1850 में जब इनका डेथ होता है तो पोएट लॉरेट कौन बनते हैं? टेनिसन बनते हैं। और टेनिसन उस टाइम पे क्या करते हैं? टेनिसन जो है एक वर्क निकालते हैं। पहले ये शादी कर लेते हैं, ये मैरिड करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? दूसरा काम, इनको पोएट लॉरिएट भी बनाया जाता है। शादी करते हैं, लॉरिएट भी बनते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ये इन मेमोरियम जो वर्क है उसको पब्लिश करवाते हैं, इन मेमोरियम। ठीक है, और उसी टाइम पे मैथ्यू अर्नोल्ड जो है मेमोरियल वर्सेस जो है डेडिकेट करते हैं। किसको? वर्ड्सवर्थ को। मेमोरियल वर्सेस कौन करते हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड। किसको डेडिकेट करते हैं? वर्ड्सवर्थ को। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम 151 से शुरू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आप वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट फील करें दोस्तों। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है तो यहीं पे हम रोकते हैं।